अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम 18 जनवरी 2023 के CTET मैथ्स पेपर 1 का सल्यूशन करेंगे। आइए पेपर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन अ 4 डिजिट नंबर फर्स्ट डिजिट इज 1/3 द सेकेंड डिजिट, द थर्ड डिजिट इज सम ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड डिजिट्स, वाइल द लास्ट डिजिट इज 3 टाइम्स द सेकेंड डिजिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या बताया गया है कि एक 4 हिंसी अदद है, उसमें जो पहला जो हिंसा है वो क्या है, दूसरे हिंसे का 1/3 है, यानी कि 1/3 है। और जो तीसरा हिंसा है वो क्या है, पहले और दूसरे हिंसे की जमा है, यानी कि उन दोनों का मजमुआ है। तो हमको लास्ट डिजिट जो है वो क्या है, दूसरे हिंसे का 3 गुना है। तो हमको ऐसा नंबर इसमें से फाइंड करना है। तो अगर सबसे पहली कंडीशन हम देखें क्या है, फर्स्ट डिजिट इज़ 1/3 द सेकेंड डिजिट, यानी कि जो पहला हिंसा रहेगा इन सब में, जैसे ये 2 1 1 जो है इस पोजीशन पर जो भी नंबर है वो क्या है, 1/3 है, किसके, सेकेंड डिजिट के। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 2 6 का 1/3 होता है क्या, 6 का अगर 1/3 हम ले तो क्या होगा 2, हाँ, मतलब कि इसको हम ऑप्शन में रख सकते हैं। उसके बाद में ये 4 का 1/3 होता है क्या, नहीं, ये गलत। और 1 क्या होता है, 3 का 1/3 होता है क्या, 3 का 1/3 अगर हमें देखना है तो क्या आएगा हमारे पास आंसर 1 आएगा, मतलब कि ये भी ऑप्शन हो सकता है करेक्ट। और ये वाला गलत, क्योंकि 2 का 1/3 1 नहीं होता। तो मतलब ऑप्शन नंबर 2 और 4 तो कैंसिल हो गए। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड में से हमको देखना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई हमको, द थर्ड डिजिट इज सम ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड डिजिट, यानी कि जो थर्ड डिजिट है ये वाले 8 5 4, तो ये क्या है, फर्स्ट 2 डिजिट का सम है। ऑप्शन नंबर 2 और 4 तो पहले ही कैंसिल हो गए थे, अब इन दोनों में हमें देखना है। देखिए इन दोनों का सम है क्या, थर्ड डिजिट फर्स्ट और सेकंड का, देखिए 6 और 2 का सम है 8, मतलब कि ये भी है, और 1 और 3 का सम है 4, मतलब अभी ये दोनों भी इसके बाद वाली कंडीशन पे हम बोल सकते हैं कि कौन सा करेक्ट है। वाइल द लास्ट डिजिट इज 3 टाइम्स द सेकेंड डिजिट, जो लास्ट डिजिट है, मतलब कि ये जो 2 है और ये 9 है, ये किसका है, सेकेंड डिजिट का 3 टाइम्स है कि ये देखना है। तो देखिए 6 का 3 टाइम क्या होता है 18, मतलब कि ये भी कैंसिल, और 3 का 3 टाइम होगा 9, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर है। ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 वो इसमें दी हुई सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, द नंबर्स 23.18, 22.2, 23.45, 22.28, 23.1 इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर आर। देखिए हमको क्या है, अशारिया वाले नंबर्स दिए हुए हैं डेसिमल्स में, और हमको बस उनका चढ़ती तरतीब में बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि वो नंबर्स कैसे आएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम कौन से वाले नंबर लेंगे, 22 वाले, 2 नंबर से हमारे पास 22 वाले। 22.2 में और 22.8 में छोटा कौन सा रहेगा, 22.2, क्योंकि 22.28 इसका मतलब है 22.20, इस वाले नंबर का नंबर ये मतलब है, और इसका मतलब क्या है 22.28, तो सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, उसके बाद आएगा ये वाला। तो ऐसे ऑप्शन देख लेते हैं हम जिसमें सबसे पहले 22.2, उसके बाद में 22.8 है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ऑप्शन नंबर 2 भी कैंसिल, ऑप्शन नंबर 3 भी कैंसिल। अब इन दोनों में सबसे पहले 22.2 है, उसके बाद 22.28 है। अब इसके बाद जो आएगा हमारे पास में 23 वाला लेंगे हम, तो 23.1 आएगा उसके बाद। तो देखिए ऑप्शन में 23.1 वाला कौन सा है, ये है। उसके बाद 23.18 आएगा फोर्थ नंबर पे, तो ये है। उसके बाद 23.18 ऑप्शन नंबर 4 में ही चाह रहा, और लास्ट में आएगा 23.45। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो ऑप्शन नंबर 4 में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, जो सबसे बड़ा 6 हिंसी अदद है और सबसे छोटा 5 हिंसी अदद है, उनके दरमियान का हमको फ़र्क बताना है कि कितना है। अब सबसे बड़ा 6 हिंसी अदद अगर हम देखें तो वो क्या होगा, 6 टाइम्स 9 होगा, 9,99,999, सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर है ये। अब उसमें से हमको सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर माइनस करना है, यानी कि हम उसमें से कितना सब्सट्रैक्ट करेंगे, 10,000 को माइनस कर देंगे हम। तो हमको क्या मिलेगा इसका आंसर, ये 9, ये 9, ये 9, ये 9, 9 में से एक गया 8,
और ये 9 में से सिफर गया 9, 9 8 और 4 टाइम्स जहाँ पर 9 है वो वाला हमारा करेक्ट आंसर है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 42 एंड 62। हमको बताना है कि 42 और 62 के दरमियान में टोटल कितने मुकम्मल आदाद है। होल नंबर्स बताने हमको कितने हैं। तो एक तो मेथड ये है कि हम सिंपली इनको काउंट कर लेंगे। 42 से 62 यानी कि हम 43 से काउंट करना शुरू करेंगे तो 61 तक टोटल कितने नंबर्स है। उसके अलावा अगर हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, उसका एक और मेथड है कि हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट जो है हमारे पास में, यानी कि अभी हमको लास्ट दिया हुआ है 62, उसमें से माइनस करेंगे हम फर्स्ट डिजिट को, फर्स्ट जो नंबर दिया हुआ है 42 को, और उसमें से माइनस कर देंगे हम 1 को, तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए 42 में से 62 अगर हम माइनस करते तो होता है 20, उसमें से माइनस करेंगे 1, तो वो कितना होगा 19 आएगा हमारे पास में इसका जवाब। एक तो आप 43 से 61 के नंबर लिखिए पूरे और उनको काउंट कर दीजिए तो वो भी 19 ही मिलेंगे आपको, या फिर आप क्या कीजिए लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर और -1 कर देंगे तो आपको इन बिटवीन जो नंबर्स हैं उनकी तादाद मिल जाएंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन फ्रैक्शंस 7/10, 4/9, 2/15, 3/5 एंड 2/3 लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस आर रिस्पेक्टिवली। देखिए हमको ये फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, कसरे दी हुई है हमको 5, और हमको इसमें बताना है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है वो बताना है, बिल तरतीब बताना है। रिस्पेक्टिवली मतलब कि बिल तरतीब हमको बताना है कि पहले बड़ा वाला कौन सा है उसके बाद छोटा वाला कौन सा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली इनको डिवाइड कर देंगे। 7/10 का मतलब क्या होता है 0.7 होता, उसके बाद 4/9 को जब हम करेंगे तो इसका आंसर हमको क्या मिलेगा 0. ये बनेगा 40, 9 चौक 36, फिर बचेगा 4, 9 चौक 36, ये होगा 0.44। उसके बाद में अगर हम थर्ड वाला जो है 2/15 को अगर करेंगे तो इसका आंसर हमको क्या मिलेगा 0.13 मिलेगा। 15 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये 20 बनेगा, 15 1 15, 5 बचे वो बनेगा 50, 15 3 45, 0.13 मिलेगा इसका आंसर। उसके बाद इस वाले को जब हम करेंगे 3/5 को, इसका आंसर क्या मिलेगा आपको 0.6 मिलेगा। 5 1 5, 5 6 30 होगा वो। उसके बाद 2/3 अगर हम करेंगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमको 0. ये बनेगा 20, 3 6 18, फिर 2 बचा 3 6 18। तो हमको क्या करना है सबसे बड़ा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है। तो देखिए अब हमको सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिली इसमें, ये वाली 0.7 वाली मिली, और सबसे छोटी वैल्यू क्या मिली, ये 0.6 है, 0.66, 0.44, सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है हमको 0.13 वाली। मतलब कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन है 7/10 और सबसे छोटा फ्रैक्शन है 2/15। तो उसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है कि सबसे बड़ा 7/10 है और सबसे छोटा 2/15 है, क्योंकि हमको रिस्पेक्टिवली दिया हुआ था इसलिए सबसे पहले सबसे बड़ा उसके बाद में सबसे छोटा बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इन अ कैलेंडर ईयर द मंथ्स हुज नंबर ऑफ डेज आर डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 5 आर। देखिए हमको बताना है कि किसी कैलेंडर में ऐसे महीने जो जिसमें जितने दिन होते हैं तो वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले हम कैलेंडर में देखें तो फरवरी होता 28 का, लीप ईयर में फरवरी 29 का होता था। उसके बाद में 30 के भी डेज, 30 डेज़ के भी मंथ रहते हैं और 31 डेज़ के भी मंथ रहते हैं। आप देखिए अगर हम 28 को करेंगे तो ये होगा 2 से डिविजिबल, लेकिन 5 से होगा क्या, नहीं। 29 2 और 5 दोनों से भी नहीं होगा, 30 2 से भी होगा और 5 से भी होगा, 31 दोनों से भी नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा और 5 से भी नहीं होगा। मतलब कि 30 डेज़ वाले हमको मंथ्स देखने हैं कौन से हैं। सिंपली बस हमको यही करना है इसमें। तो 30 डेज़ वाले कौन कौन से मंथ्स होते हैं, देखिए पहला ऑप्शन देखेंगे हम, अप्रैल में 30 दिन होते, जून में भी 30 होते, सितंबर में भी 30 होते और नवंबर में भी 30 होते। मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर आए तो ये मार्च के 31, अक्टूबर के 31, ये 2 से डिविजिबल और 5 से डिविजिबल नहीं रहेंगे। 2 और 5 से दोनों से डिविजिबल होने वाला कौन से मंथ्स रहेंगे, जिनके अंदर नंबर ऑफ डेज 30 रहेंगे। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 में जो 4 मंथ दिए हुए हैं चारों में नंबर ऑफ डेज 30 होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आर देयर इन द लेटर्स ऑफ द नेम अमान। देखिए अमन जो वर्ड है हमको उसके अंदर बताना है कि कितने एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल आपको मालूम है ना किसको बोलते हैं, हम हाददा ज़ाविये को बोलते हैं, जिसकी पैमाइश 90 दर्जे से कम होती है। तो अगर हम ये लेटर लिख रहे हैं अमन, AM A के बाद N, तो हमको बताना है कि इसके अंदर टोटल कितने एक्यूट एंगल्स रहेंगे। देखिए A में कितने मिल रहे हैं हमको, 1
2 3। ए में मिल रहे नंबर ऑफ एंगल्स 3। एम में कितना मिल रहा 1, ये 2 और ये 3। एम में भी 3 है। ये वाले ए में कैलकुलेट करे थे 3, यहाँ पर भी 3 ही रहेंगे। एन में कितने हैं 1 2, मतलब कि कितना हम सबको इनका एडिशन करना है 3 + 3 + 3 + 2। 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि अमन वर्ड में कितने एक्यूट एंगल्स है 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन अ रेगुलर पॉलीगॉन। देखिए रेगुलर पॉलीगॉन क्या रहता है, पेंटागन बताया हुआ है हमको, क्वेश्चन में पेंटागन पूछा गया है। देखिए अगर हमारे पास कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन होता है तो उसका क्या होता है, सिमेट्री की लाइंस उसमें कितनी होती है जितने उसमें नंबर ऑफ साइड्स होते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन का ये वो है कि रेगुलर पॉलीगॉन अगर हम कोई भी ले, यहाँ पे तो हमको पेंटागन दिया हुआ है। रेगुलर पॉलीगॉन का क्या रूल है, उसमें जो उसके नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, नंबर ऑफ साइड्स हमेशा इक्वल रहेंगे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री के। सिमेट्री की लाइंस भी उसमें उतनी ही रहेंगी जितने उसके साइड्स रहते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या बताया हुआ है, पेंटागन। पेंटागन किसको बोलते हैं हम, ऐसी शक्ल जिसके 5 साइड्स होते हैं। ये देखिए ऐसा होता है पेंटागन। देखिए ये है पेंटागन, 5 साइड्स है ना इसके, 1 2 3 4 5। अब इसमें अगर हमको लाइंस ऑफ सिमेट्री देखनी है तो इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री भी कितनी आएंगी, 5 ही आएंगी, क्योंकि इसके साइड्स भी 5 है। रेगुलर पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री के। पेंटागन हमको पूछा है जिसमें 5 साइड्स होते हैं, इसलिए इसके लाइंस ऑफ सिमेट्री कितने रहेंगे, 5 रहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, Ramesh has a rectangular piece of paper. In his idle time, he folded one corner of the paper and observed that the paper has now 5 corners. देखिए रमेश के पास में क्या है, एक मुस्ततिल नुमा कागज़ का पीस है, टुकड़ा है। इन हिज आइडल टाइम, वो अपने फ्री टाइम में क्या कर रहा है, उसको फोल्ड कर रहा है उसके एक कॉर्नर को। तो अब उसको क्या ऑब्जर्व किया उसने कि पहले 4 कॉर्नर से अब कितने हो गए, 5 कॉर्नर्स हो गए, एक साइड को उन्होंने फोल्ड किए। तो ही फोल्डेड द रिमेनिंग 3 कॉर्नर्स। हाउ मैनी कॉर्नर्स डज द पेपर हैव नाउ। देखिए रमेश के पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप का पेपर है। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ये जो समझो एक ये है उसका, ये वाला कॉर्नर है, तो इसको उन्होंने फोल्ड कर दिए ऐसा। तो कैसा मिलेगा फिर हमको ये रेक्टेंगल, जब वो फोल्ड करेंगे उसको अंदर तो ऐसा बनेगा ना, कुछ इस तरीके की फिगर बन जाएंगी ये। मतलब कि अब कितने कॉर्नर हो गए इसके, अब हो गए इसके 1, ये हुआ 1 2 3 4 5 कॉर्नर हो गए। यही बोला गया हमको क्वेश्चन में कि रमेश ने आइडल टाइम में एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, उसके एक कॉर्नर को फोल्ड किया, जब अंदर साइड उन्होंने फोल्ड किया तो क्या हुआ, 5 कॉर्नर्स बन गया। पहले 4 थे, अब 5 कॉर्नर्स हो गए। तो अब अगर ये बाकी के ये जो है कॉर्नर्स, इसको भी अगर वो फोल्ड करता है तो आप उसके बाद उसको कितने कॉर्नर्स मिलेंगे। तो अगर इन तमाम को अगर वो फोल्ड कर देता है तो फिगर किस तरीके से बन जाएंगी, वो फिगर बन जाएंगी इस टाइप की कुछ। ये भी फोल्ड हो गया कॉर्नर, ये बीच के एज इट इज़, फिर ये कॉर्नर फोल्ड हुआ, ये कॉर्नर फोल्ड हुआ और ये वाला एज इट इज़। तो देखिए अब इसके उसको कितने कॉर्नर्स मिल जाएंगे टोटल, ये एक कॉर्नर, ये एक कॉर्नर, 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स मिल जाएंगे रमेश को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन अ confectionery shop, in a 1 kg box of besan laddus, ignoring the weight of the box, there are 25 laddus. Rekha wants to purchase 4 boxes of laddus but with only 20 laddus in one box. The shopkeeper prepared such boxes for her. What will be the weight of these 4 boxes? देखिए क्या है, एक मिठाई की दुकान है, उसमें 1 किलो का जो बॉक्स है बेसन के लड्डू का, बॉक्स का वेट अगर हम हटा दें तो कितने हैं, 25 लड्डू है। और रेखा को ऐसे 4 बॉक्सेस खरीदने हैं, लेकिन रेखा को क्या कंडीशन क्या है रेखा की, कि रेखा को हर बॉक्स में सिर्फ 20 लड्डूस चाहिए। इनके पास में तो 25 लड्डूस का एक बॉक्स है, लेकिन रेखा को कितने 20 लड्डूस के 4 बॉक्स चाहिए। तो शॉपकीपर प्रिपेयर्ड सच बॉक्सेस फॉर हर, तो शॉपकीपर ने उनके लिए उनकी कंडीशन के मुताबिक बॉक्सेस बना दिए। तो हमको बस क्या बताना है कि ये 4 बॉक्सेस का वेट कितना रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए 25 लड्डूस 1 kg के बराबर है, यहाँ पे बताया हुआ है 25 लड्डू है, 25 लड्डूज़ है और 1 kg का है एक बॉक्स, 1 किलो के है। तो उसको अगर हम ग्राम्स में लिखेंगे तो 1000 ग्राम्स हो जाएगा। वो 25 लड्डूज़ कितने के हैं, 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलो के बराबर है।
तो एक लड्डू का वेट कितना मिलेगा हमको इससे, 25 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमको एक लड्डू का वेट मिल जाएगा। कितना मिलेगा एक लड्डू का वेट, 25 का 25, 25 चौक 100 और ये 0 40, यानी कि एक लड्डू का वेट कितना हो रहा है, 1 लड्डू इज इक्वल टू 40 ग्राम्स का। अब रेखा को क्या करना है, 4 बॉक्सेस लेने हैं जिसमें हर बॉक्स में कितने लड्डू होने चाहिए, ओनली 20 लड्डूज होने चाहिए। एक लड्डू है 40 ग्राम का, तो अगर 20 लड्डू रेखा लेंगे तो कितने हो जाएंगे उनके, 20 को हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने ग्राम के लड्डू जाएंगे, 4 दूनी 8, 2 0 एज इट इज़, यानी कि 800 ग्राम का एक बॉक्स बनेगा रेखा का। अब रेखा को ऐसे कितने बॉक्सेस लेने हैं, रेखा को ऐसे टोटल 4 बॉक्सेस लेने हैं, यानी कि फिर हम क्या करेंगे, 4 को 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक बॉक्स में आ रहे 800 ग्राम्स, तो 4 बॉक्सेस ले रहे वो, तो उनको कितना मिलेगा, 4 8 32 32 और ये 2 0 एज इट इज़, यानी कि 3200 ग्राम्स, 3200 ग्राम्स उनको मिल रहा है ये वेट, यानी कि 3 किलो 200 ग्राम बोल सकते हैं हम उसको, 3200 ग्राम को 3 kg 200 ग्राम्स बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, following table has 2 columns x and y. Column x has some objects and column y has units of their measurement. Match the objects of column x with their units of measurement in column y. देखिए नीचे 2 कॉलम दिए हुए हैं, एक x है और एक y है। x में क्या है, कुछ चीज़ों का नाम है दिया हुआ हमको, कुछ चीज़ें दी हुई है कॉलम x में, और y में क्या है, वो जो चीज़ें हैं उनको हम जिन यूनिट्स में मेजर करते हैं वो यूनिट्स दिए हुए हैं, तो हमको क्या करना है, बस मैच करना है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, लेंथ ऑफ एक्सप्रेस वे, यानी कि एक्सप्रेस वे की लंबाई कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं हम, इसमें से बड़ा है ना, ये बड़ी क्वांटिटी है ना, एक्सप्रेस वे बोले तो बहुत दूर दूर तक का फासला होता है, बड़ा बड़ा डिस्टेंस होता है, तो हम बड़े डिस्टेंस को, लॉन्ग डिस्टेंस को किस में करते हैं, किलोमीटर में। तो देखिए एक अड़ी कहाँ कहाँ है, पहले हम वो देखेंगे, 3rd वाले में और 4th वाले में, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 2 कैंसिल हो गया हमारे। अब इसमें से देखना है डायमेंशन ऑफ क्लासरूम, उसके बाद में आता है क्लासरूम। क्लासरूम के डायमेंशन हम किस में देखेंगे, देखेंगे मीटर में। तो देखिए बी का सी ऑप्शन कौन सा है, ए का डी के साथ लग रहा है, बी का सी के साथ लग रहा है, ऑप्शन नंबर 4। 2 भी देख लिए तो हमको काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि बाकी के 2 अगर हमको नहीं भी मालूम रहे तो 2 ऑप्शन से हम करेक्ट ऑप्शन हमारा फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में सी का क्या आएगा, ए, विड्थ ऑफ शूलेस को हम मिलीमीटर सबसे छोटी क्वांटिटी में देखेंगे, और लेंथ ऑफ बनाना को सेंटीमीटर उसके बाद वाली क्वांटिटी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीना परचेज अ टोटल ऑफ 50 लीटर हेयर ऑयल। बीना ने क्या किया, 50 लीटर हेयर ऑयल टोटल परचेज किया। शी वॉन्ट्स टू फिल हिज ऑयल इनटू बॉटल्स ईच कंटेनिंग 80 ml। उसको क्या करना है, उस ऑयल को बॉटल्स में फिल करना है, और एक बॉटल की कैपेसिटी हमको कितनी गिवन है कि एक बॉटल में 80 ml ऑयल आ सकता है। हाउ मेनी बॉटल्स शी नीड टू फिल, तो उसको कितनी बॉटल्स टोटल दरकार होंगी ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 लीटर कितना होता है, 1000 ml के, ये हमको मालूम है। उसके बाद में क्या करेंगे, टोटल उन्होंने लिया 50 लीटर लिया है बीना ने, तो कितना हो जाएंगे ये 50,000 ml हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, एक बॉटल की कैपेसिटी कितनी है, 1 बॉटल की कैपेसिटी है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ आ सकता है 80, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 80 से, तो हमको नंबर ऑफ बॉटल्स मिल जाएगा। एक बॉटल की कैपेसिटी है 80, तो हम क्या करेंगे 50,000 से 80 को डिवाइड कर देंगे। ये 50,000 से अगर हम 80 को डिवाइड कर देते हैं तो हमको नंबर ऑफ बॉटल मिल जाएंगी, क्योंकि एक बॉटल की कैपेसिटी है 80 और ऐसा उनके पास कितना है 50,000 ml है, तो हमको नंबर ऑफ बॉटल्स इजीली मिल जाएंगी। ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ। उसके बाद में क्या करेंगे, 8 का 8, 8 छके 48, बचे 2, 8 दूनी 16, बचे 4, 8 पंजे 40, मतलब के मीना को ऐसी टोटल 625 बॉटल्स ख़रीदनी होंगी, जिसमें उनका 50 लीटर ऑयल फिल हो जाएगा, क्योंकि हर बॉटल की कैपेसिटी है 80 ml की। तो 625 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अ टीचर ऑफ क्लास 4 आस्क्ड हर क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स। एक टीचर है 4th क्लास की, उन्होंने क्या किया, उनकी क्लास में 45 स्टूडेंट से अबाउट देयर वन फेवरेट टाइप ऑफ मूवी जेनरे। उन्होंने अपने स्टूडेंट से उनके फेवरेट मूवी जेनरे के बारे में पूछा। एंड रिकॉर्डेड डेटा इन टेबल एज फॉलोज, और डेटा को एक टेबल में रिकॉर्ड करके रखा है।
तो हमको क्या बताना है, द डिफरेंस बिटवीन द वॉचर्स ऑफ मोस्ट लाइक्ड एंड लीस्ट लाइक मूवीज जनरेस इज, सब सिंपली हमको बस क्या करना है, जो मूवी जनरेस सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है उसका नंबर और जो सबसे कम पसंद की जाती है उसका नंबर, उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो इजीली हमको सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है इसमें, कॉमेडी का 11 है और सबसे कम हॉरर का 1 है। तो बस इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। डिफरेंस ही निकालना है ना, 11 - 1 करेंगे तो मिल रहा हमको 10। कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, for selling matchboxes to retail shopkeepers, a wholesaler ordered some matchboxes of size 6 cm into 4 cm into 2 cm each. He received them in one carton of size 60 cm into 60 cm into 60 cm. What was the number of matchboxes received by him? देखिए क्या हुआ, एक जो होलसेलर है उन्होंने क्या किया है, रिटेल शॉपकीपर्स को मैच बॉक्सेस उनको सेल करनी थी, तो उन्होंने ऑर्डर करे कुछ मैच बॉक्सेस, यानी कि माचिस की डब्बियाँ, माचिस की तीलियाँ जिसमें होती है। तो किस साइज़ के करे उन्होंने, बॉक्सेस का साइज़ जो छोटे छोटे बॉक्सेस रहेंगे माचिस की डब्बियों के, उसका साइज़ रहेगा 6, 4 और 2 सेंटीमीटर, उनका डायमेंशन दिया हुआ है हमको। और उन्होंने क्या करे, एक बड़े कार्टून में ये सारी चीज़ें रिसीव करी, मतलब ये बॉक्सेस उनको मिले एक बड़े कार्टून में जिसका डायमेंशन क्या था, 60 × 60 × 60 सेंटीमीटर था। तो हमको क्या करना है, बताना है कि इतने बॉक्स में उनको जो ये साइज़ के बॉक्सेस मिले छोटे छोटे, ये बड़े बॉक्स में, तो वो कितने थे, उनकी नंबर ऑफ बताने हमको, कितने बॉक्सेस उनको मिले टोटल। तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंपली बस इसमें हमको क्या करना है, नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस हमको रिसीव्ड लेना है ना, कितने हैं, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस ही रिसीव्ड हम यहाँ पर लिखेंगे, जितने बॉक्सेस उनको मिले, कितने मिले, जो बड़े बॉक्स का डायमेंशन है वो लिखेंगे हम और उसको डिवाइड कर देंगे छोटे बॉक्स के डायमेंशन से, तो हमको इजीली नंबर ऑफ बॉक्सेस मिल जाएंगे। 6 × 4 × 2 करेंगे हम, इसका आंसर हमको क्या मिलेगा, 6 से 6 का 6, 6 दाहे 60, 4 का 4, 4 का 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, 2 1 का 2 और ये जाएगा 2 3 6 60। अब ये देखिए क्या मिला यहाँ पर, 10 × 15 × 30। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो फिर क्या मिलेगा हमको आंसर, 15 दाहे 150 × 30 जब हम करेंगे तो इसका आंसर हमको मिलेगा 15 तिया 45 और ये 2 0 एज इट इज़, यानी कि उनको टोटल नंबर ऑफ जो बॉक्सेस मिले हैं, नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस बताने थे हमको, छोटे छोटे मैच बॉक्स कितने मिले उनको, तो वो मिले 4500, यानी कि 4500, 4500 बॉक्स मिले उनको टोटल, ऐसे 4500। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग पैटर्न। देखिए पैटर्न में हमको मिसिंग नंबर बताना है। सबसे पहला नंबर है 32, 32 से 44 पे हम कैसा पहुँचे, उसमें प्लस करें 12 तो हमको मिला 44। अब इसमें जब हम प्लस 12 करेंगे तो हमको क्या मिल रहा, 56। अब इसके बाद का पैटर्न ऑब्वियसली यही रहेगा कि 56 में जब हम 12 को प्लस कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 68। ये भी ले सकते हैं हम, या फिर ऐसा भी ले सकते हैं, ये देखिए 3 में +1 कर रहे तो 4, 4 में +1 कर रहे तो 5 मिल रहा हमको, तो 5 में +1 जब हम करेंगे तो हमको मिलेगा 6, 2 में +2 कर रहे तो 4, 4 में +2 कर रहे तो 6, तो 6 में +2 करेंगे तो ये वाला नंबर मिलेगा। ये दोनों भी इसके पैटर्न है, या तो आप +12 करो या फिर अल्टरनेट +1 +2 का पैटर्न है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 68। कंटेंट के क्वेश्चन कंप्लीट हुए, चलिए अब पेडागोजी के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन व्हेन कंपेयर्ड विथ इट्स एम्स। हमको क्या बताना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इसमें से कौन सा नहीं है, हमको ये बताना है। सबसे पहला है, ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफाइड एंड नैरो। मैथ्स पढ़ाने के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो स्पेसिफाइड और नैरो होते हैं क्या, सही बात है, स्पेसिफिक होते हैं ना, ये स्पेशल जो बोलेंगे वो होते हैं, नैरो बोले तो लिमिटेड रहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स कैन बी इवेल्युएटेड, ये बात भी सही है कि ऑब्जेक्टिव्स की जांच की जा सकती है। ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी ब्रॉड एंड जनरल, बहुत ज़्यादा और जनरल होते हैं कि कॉमन थोड़ी ना होते हैं। मैथ्स के ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक रहते, ये बात गलत बताई जा रही है। ऑब्जेक्टिव्स आर डायरेक्ट एंड कंसर्न विद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हाँ डायरेक्ट होते हैं और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से ही रिलेटेड होते हैं। तो हमको इसमें क्या बताना था, नॉट ट्रू, कौन सी बात सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स से रिलेटेड गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मीन्स द एबिलिटी टू इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज अ स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम। हमको इसमें क्या बताना है कि नीचे जो टर्म्स दिए हुए हैं इसमें किस टर्म का मतलब है
कि किसी भी चीज़ को हम क्या करेंगे, एक नज़र में ही देखकर पहचान लेंगे कि वो कितने हैं, एक्चुअल में उसको काउंट नहीं करेंगे। ये क्या होता है, स्मॉल नंबर ऑफ थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है मेथड। काउंटिंग में तो हम काउंटिंग करते हैं, ये तो नहीं है। वो सबिटाइजेशन होता है, यही जो इसमें बताया जा रहा है कि क्या होता है। वो सबिटाइजेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को एक नज़र में देखकर हम पहचान लेते हैं, एक नज़र में देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं और हमको उसका नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ पता चल जाती है। हम गिनते नहीं, एक ही नज़र में हम उसको देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं या फिर पहचान लेते हैं कि वो नंबर ऑफ़ थिंग्स कितनी है। कंजर्वेशन में हम चीज़ों को कंजर्व करते हैं, देखकर पहचानते नहीं हैं। और इनोवेशन भी नहीं है इसका आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या है, सबिटाइजिंग, क्योंकि सबिटाइजिंग ही क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है सबिटाइजिंग का, इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट एक्चुअल काउंटिंग देम। मतलब कि किसी भी चीज़ को हम एक्चुअल में काउंट नहीं करते, उसकी गिनती नहीं करते बैठते, सिर्फ देखकर ही हम उसको पहचान लेते हैं, वही होता है सबिटाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल या मटेरियल्स कैन बी यूज टू शो द चेंज इन शेप ऑफ 4 साइडेड पॉलीगॉन। इसमें से हम कौन सी चीज़ क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल, किस लिए 4 साइडेड पॉलीगॉन का शेप अगर चेंज हो रहा है तो कौन से टीचिंग मटेरियल का यूज़ करके हम बता सकते हैं। ग्राफ पेपर ऑब्वियसली इसमें यूज़ होगा, उसमें बॉक्सेस होते हैं, उसमें और छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, बहुत सारे बारीक बारीक, तो उसमें हम इजीली ग्राफ पेपर का यूज़ करके 4 साइडेड पॉलीगॉन का टीचिंग कर सकते हैं। उसके बाद में जियो बोर्ड, ये भी ऐसे ही होता है, एक बोर्ड होता है, इस पर छोटे छोटे कीले लगे हुए होते हैं और इसको रबर की मदद से उन कीलों में हम शेप्स बनाते हैं, कील जो होते हैं। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं होता। स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीटर सेंटीमीटर उसमें होते हैं, सेंटीमीटर्स होते हैं, तो उसका इस्तेमाल करके भी हम क्या कर सकते हैं, 4 साइडेड पॉलीगॉन के शेप में जो चेंज हुआ है वो बता सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करेंगे, ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as envisaged by the National Education Policy 2020, the goal of early childhood care and education before class 1 should be। देखिए ये क्या है, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 के गोल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE होता है ये, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो हमको बताना है कि बच्चों के अंदर क्या करना है, बिफोर क्लास 1 से पहले बच्चों में कौन सी चीज़ें डेवलप करनी है। कंप्यूटेशनल स्किल करेंगे क्या, नहीं, ये गलत बात हो रही। फर्स्ट स्टैंडर्ड से पहले बच्चों में कौन सी चीज़ डेवलप करनी है, कंप्यूटेशनल स्किल तो बिल्कुल नहीं करेंगे। बेसिक न्यूमरेसी, हाँ, बेसिक नंबर सेंस उनको दे सकते हैं। बच्चों को नंबर्स का नेम लिखने के लिए कहेंगे क्या, नहीं, ये भी गलत बात हो रही। टू मेक चिल्ड्रन लर्न काउंटिंग एंड मल्टीप्लिकेशन टेबल, ये भी गलत बात। बच्चों को काउंटिंग सिखा देंगे क्या फर्स्ट स्टैंडर्ड में आने से पहले, नहीं, काउंटिंग और मल्टीप्लिकेशन भी नहीं सिखाएंगे बिल्कुल भी। तो करेक्ट आंसर क्या है, बच्चों का बेसिक न्यूमरेसी स्किल उनके अंदर डेवलप करना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी टू इन्हांस मैथमेटिकल कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। मतलब कि हमको बच्चों के अंदर मैथमेटिकल कम्युनिकेशन को अगर बढ़ाना है तो कौन सी स्ट्रैटेजी हम यूज़ करेंगे, नीचे जो दिए हुए हैं उसमें से। मैथमेटिकल कम्युनिकेशन मतलब कि बच्चों ने मैथ्स की लैंग्वेज में बात करना है। टीचर राइटिंग द करेक्ट आंसर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड whenever students solve problem on their own, नहीं, लिखकर टीचर आंसर बताएंगा क्या जब बच्चे खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें मैथमेटिकल कम्युनिकेशन थोड़ी ना बढ़ेगा, बातचीत तो हो रही नहीं इसमें कुछ भी मैथ्स वाली। टीचर आस्किंग स्टूडेंट टू राइट द मिसिंग स्टेप्स इन द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, इसमें भी सिर्फ लिखाने का काम हो रहा, ये भी नहीं है कम्युनिकेशन से। टीचर इंकरेजिंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन देयर स्ट्रैटेजीज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ये बात एक पॉजिटिव हो रही कम्युनिकेशन से रिलेटेड कि टीचर बच्चों को इंकरेज कर रहा है किस बारे में, कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो अपने खुद के आइडियाज़ एक्सप्रेस करें। तो इसमें ऑब्वियसली बच्चे कम्युनिकेट करेंगे मैथ्स की लैंग्वेज में, तो ये बात सही है। टीचर फोकसिंग ओनली ऑन प्रिसाइज कम्युनिकेशन इन अ मैथमेटिक्स क्लास, फोकस और प्रिसाइज कम्युनिकेशन दोनों भी नेगेटिव वर्ड्स है, इसलिए ये कैंसल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 कि टीचर बच्चों को इंकरेज कर रहा है कि वो अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी। इसमें बच्चे कम्युनिकेट करेंगे और इसकी वजह से ही मैथमेटिकल कम्युनिकेशन क्लासरूम में इन्हांस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर अनडिफाइंड इन मैथमेटिक्स। देखिए हमको क्या बताया गया है कि नीचे जो दी हुई चीज़ें हैं इसमें से कौन सी चीज़ें हैं अनडिफाइंड है, यानी कि इनडेफिनेट है, जिसकी कोई हद नहीं है मैथ्स में अगर देखा जाए तो देखिए लाइन कैसी होती है, 2 एरो होते हैं लाइन के बाजू में, यहाँ से भी कितनी भी जा सकती है आगे, यहाँ से भी कितनी भी जा सकती है, ये अनडिफाइंड टर्म ही है। पॉइंट क्या होता है, सिर्फ एक ऐसा पॉइंट होता है मैथ्स में, इसकी भी कोई डेफिनेशन होती क्या, इसकी लेंथ विड्थ ब्रेड्थ डायमेंशंस कुछ बता सकते कि हम, नहीं, ये भी अनडिफाइंड टर्म ही है मैथ्स में।
नेचुरल नंबर्स क्या रहते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 से अप टू कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। इसकी भी कोई लिमिट होती है क्या, नहीं, ये भी अनलिमिटेड रहती है। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर हम बना रहे मुरब्बा और उसके डायगोनल जो उसके भीतर बनेंगे तो वो क्या रहते हैं, डेफिनेट रहते, उस स्क्वायर की हद तक ही लिमिटेड रहते, उसकी कोई ऐसा रहता कि इनडेफिनाइट है, कहीं तक भी जा सकते हैं क्या, नहीं, तो स्क्वायर नहीं आएगा इसमें, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर। बाकी ये तीनों चीज़ें भी क्या रहेंगी, अनडिफाइंड टर्म्स रहेंगे मैथ्स के, यानी कि लाइन, पॉइंट और नेचुरल नंबर्स। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A customer went a vegetable seller to buy vegetables. He bought 650 grams of spinach at the rate of rupees 80 per kg. The vegetable seller quickly calculated the price mentally by splitting 650 as 500 plus 100 plus 50 and the price as 40 plus 8 plus 4 is equal to rupees 52. Which of the following concepts of mathematics are being tactically used by the vegetable seller? देखिए, हमको बताना है कि एक कस्टमर गया है वेजिटेबल सेलर की शॉप पर, उन्होंने क्या करे 650 ग्राम पालक खरीदे, कितने के रेट पर, 80 रुपीज़ पर केजी के रेट पर। तो जो उसका सेलर था, शॉपकीपर जो था, उसने क्या किया, इन्होंने 650 ग्राम खरीदे तो उन्होंने इजीली क्या करे, 650 ग्राम को कैसे डिवाइड करे, 500, 100 और 50 करके, और उसका रेट जो था 80 रुपीज़ पर केजी था, तो वो 80 रुपीज़ 1 किलो का था, तो आधा किलो का उन्होंने 40 रुपये, 100 ग्राम का 8 रुपये और 50 ग्राम का 4 रुपये, ऐसा कैलकुलेट करें। तो हमको बताना है कि इन तमाम में से उन्होंने कौन कौन से ऑपरेशंस इसमें यूज़ किए हैं। तो देखिए, एडिशन तो सामने ही आपको दिख कर आ रहा है कि उन्होंने एडिशन की। रेशियो और प्रोपोर्शन, हाँ, एक से एक उन्होंने रिलेट करे ना कि आधा किलो, 1 किलो का रेट 80 रुपये है तो आधा किलो का 40 होगा। रेशियो प्रोपोर्शन यूज़ करें उन्होंने, उसमें एक से एक रिलेट करें। सब्सट्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। हाँ, डिवीजन भी करें उन्होंने, डिवाइड करें ना उन्होंने पार्ट्स में, 650 को पार्ट्स में डिवाइड करें पहले, फिर वो उनके पैसों को रेशियो और प्रोपोर्शन के जरिए कैलकुलेट करें। तो डिवीजन का भी ऑपरेशन इसमें यूज़ किए हैं। तो ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि उन्होंने एडिशन, रेशियो, प्रोपोर्शन और डिवीजन की स्ट्रैटेजी यूज़ की है कैलकुलेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टूडेंट रियलाइजेज दैट ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल्स। एक स्टूडेंट ने क्या किया है, वो उनके मुताबिक क्या है, सारे जो मुस्ततिल होते हैं रेक्टेंगल्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम्स होते हैं, यानी कि मुतवाज़ी अज़ला होते हैं, लेकिन सारे जो पैरेललोग्राम्स है वो मुस्ततिल नहीं होते। तो अकॉर्डिंग टू वैन हेलेस थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिक थिंकिंग द स्टूडेंट इज एट विच स्टेट ऑफ ज्योमेट्रिक थिंकिंग। तो वैन हेले की थ्योरी के मुताबिक हमें बताना है कि बच्चा किस लेवल पर है ज्योमेट्रिक थिंकिंग के। सबसे पहला क्या होता है इसमें, वैन हेले की थ्योरी में रिकॉग्निशन होता है कि इसमें सिर्फ बच्चा किसी भी चीज़ को देखकर पहचानता है। जैसे बच्चा अगर समोसा देख लेगा तो बोलेंगे ट्रायंगल है, रोटी देखेगा या फिर कॉइन देखेगा तो बोलेगा सर्कल है। वो सेम दिखने वाली सिर्फ देखकर, विजुअलाइजेशन के ऊपर वो क्या करते हैं, चीज़ों को बताते हैं। एनालिसिस में क्या होता है, वो समझ में आता है उनको कि ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, स्क्वायर के 4 साइड होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। सिर्फ चीज़ों की प्रॉपर्टी समझ में आती है। जो तीसरा लेवल होता है, लेवल 2 जिसको नाम दिया है उन्होंने, उसमें क्या करते हैं, वो रिलेशनशिप समझते हैं चीज़ों के दरमियान में। क्या रिलेशनशिप समझते हैं कि फ़र्क क्या होता है, रिलेट कर सकते, वो फिगर्स को रिलेट कर सकते हैं। जैसा मतलब इसमें भी रिलेशन ही पूछा है ना कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के दरमियान में वो रिलेशन कर पा रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान में क्या सिमिलैरिटीज़ है, डिफरेंसेस है, उनकी प्रॉपर्टीज़ बताते हैं और रिलेट कर सकते हैं। तो उसको हम इनफॉर्मल डिडक्शन भी कहते हैं और रिलेशनशिप भी, इनफॉर्मल डिडक्शन भी है इसका नाम, इस लेवल का, जो लेवल 2 होती है। इसमें वो चीज़ों के दरमियान में रिलेट कर लेते हैं और उनको समझ पाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 ही है कि ये बच्चा किस पर है, लेवल 2 पर है, इनफॉर्मल डिडक्शन या फिर रिलेशनशिप वाली। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, लेवल 2 पर है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्राइमरी स्टेज द पेडागोजी शुड फोकस ऑन। प्राइमरी स्टेज पर जब बच्चों को मैथ्स टीच करना है तो पेडागोजी ने किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। हाइपोथेसिस, जनरेशन एंड टेस्टिंग, नहीं, हाइपोथेसिस, जनरेशन, टेस्टिंग प्राइमरी लेवल पे थोड़ी ना करेंगे। डिडैक्टिक कम्युनिकेशन, बिल्कुल भी नहीं। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये भी नहीं। बच्चों को प्राइमरी लेवल पे ही थोड़ी ना ड्रिल और प्रैक्टिस कराएंगे, डिडैक्टिक कम्युनिकेशन करेंगे। इंडक्टिव अप्रोच का करेंगे, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर क्या होता है, ज़्यादातर मोस्टली इंडक्टिव अप्रोच का यूज़ किया जाता है। इंडक्टिव अप्रोच क्या होता है, जिसमें हम एग्जाम्पल से रूल के तरफ जाते हैं। सबसे पहले बच्चों को एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और उसके बाद उसका रूल समझाया जाता है। प्राइमरी लेवल पर सबसे बेस्ट मेथड यही होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर डेवलपिंग मैथमेटिकल कंसेप्ट लाइक प्रोबेबिलिटी। देखिए हमको बताना है कि अगर बच्चों में हमें मैथमेटिकल कंसेप्ट यानी कि प्रोबेबिलिटी अंदाज़ा लगाते हैं ना, एहतिमाल आता है उसमें कि क्या होगा आंसर, क्या आगे खुद बच्चे सोचते हैं प्रोबेबिलिटी, तो इसमें से कौन से जो हमको दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सी चीज़ में हम प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे। कबड्डी में तो प्रोबेबिलिटी नहीं यूज़ होती, फुटबॉल में भी नहीं होती। थ्रोइंग अ डाइस, हाँ अगर कोई एक पासा फेंक रहा है डाइस तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल होता है ना, नंबर क्या आएगा इसके ऊपर, उसमें डाइस में यूज़ होता है प्रोबेबिलिटी का। कार्ड्स में भी होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी और डी वाला ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ गिविंग चैप्टर्स लाइक ट्रिप टू भोपाल, जंक सेलर एट्सेट्रा इन प्राइमरी क्लास NCERT बुक्स। देखिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस यानी कि उनका मकसद क्या है कि उन्होंने बुक्स में ट्रिप टू भोपाल या जंक सेलर ऐसे टॉपिक्स डाले हैं प्राइमरी NCERT की टेक्स्ट बुक में, तो उनका हमको पर्पस बताना है कि क्यों उन्होंने डाले हैं। टू इंटीग्रेट इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग इन मैथमेटिक्स क्लासरूम, नहीं। मैथ्स के क्लासरूम में इंग्लिश लैंग्वेज को इंटीग्रेट करना है क्या, नहीं। टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ स्टूडेंट के एक ही तरीके का बच्चे पढ़ पढ़ के बोर हो गए तो इसलिए ये चैप्टर्स डाले हैं क्या, नहीं। टू मेक मैथमेटिक्स रिलेटेबल टू द रियल लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन, हाँ बच्चों की जो रियल लाइफ है, जिस लाइफ में हकीकी ज़िंदगी में वो रह रहे हैं, तो उससे मैथ्स को रिलेट करने के लिए उन्होंने इस टाइप के टॉपिक्स डाले हैं। टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ EVS अलॉन्ग विथ मैथमेटिक्स, गलत बात है ये भी कि EVS का सिलेबस मैथ्स के साथ पढ़ाने के लिए डाले हैं कि ये चैप्टर्स इस पर, नहीं। उनके रियल लाइफ से रिलेट करना है उनको मैथ्स को, इसीलिए डाला है क्योंकि रियल लाइफ से बच्चों के प्राइमरी लेवल पे बच्चों के अगर टीचिंग करनी है तो सबसे पॉजिटिव बात यही होती है कि आपको उन्हें कोई भी चीज़ सिखानी होती है तो आप किसी भी चीज़ को उनकी रियल लाइफ से रिलेट करके जितना सिखाएंगे वो उतने फास्ट उस चीज़ को सीखते हैं, जल्दी से भी और अच्छे से भी, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन हमको बताना है क्या है। लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर्स, अगर हमें कहा जाए कि सबसे ऑल इवन सारे इवन प्राइम नंबर यानी कि जो मुफर्रद आदत बताओ, इसका आंसर तो एक ही आता 2। उसके बाद में राइट प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 30, 20 से 30 के दरमियान के जो प्राइम नंबर्स अगर बताने के लिए कहा जाए तो ये भी इजीली कर लेंगे बच्चे। क्या रहते 20 और 30 के बीच के, इसके भी 2 ही आंसर आते हैं 23 और 29। क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो रहा है अभी। इफ सम ऑफ द 2 नंबर्स इज 14 व्हाट आर द 2 नंबर्स। देखिए अगर हमको दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन कि अगर 2 नंबर का सम मजमुआ 14 है तो हमको 2 नंबर कौन कौन से हैं, तो इसके तो मुख्तलिफ बहुत सारे आंसर्स निकाल सकते हैं। कोई बोलेंगे 7 और 7 है, 7 + 7 14 होता है। कोई बोलेंगे 12 + 2 14 होता है। इसी तरह कोई बोलेंगे 10 + 4 14 होता है। मल्टीपल आंसर्स मिल रहे हैं ना हमको, सिर्फ लिमिटेड आंसर्स मिल रहे क्या इसकी तरह, लिमिटेड आंसर्स नहीं मिल रहे, मल्टीपल मिल रहे। 10 + 4 बोलेंगे, कोई 9 + 5 बोलेंगे, कोई 12 + 2 बोलेंगे, कोई 7 + 7 बोलेंगे, कोई 6 + 8 बोलेंगे। मल्टीपल आंसर्स मिल रहे हैं हमको, मतलब कि ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है क्या, नहीं ये ओपन एंडेड है और ये ऊपर के दोनों क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। और हमको क्या करना था, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पहचानने थे। तो पहला ए और बी, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है कि ए और बी दोनों भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन है क्योंकि उसके लिमिटेड आंसर मिल रहे और इसके मल्टीपल आंसर मिल रहे, इसलिए ये क्या है ओपन एंडेड क्वेश्चन जाएगा और ये दोनों क्लोज एंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश बेस्ड क्वेश्चन। देखिए मैथ्स के टेस्ट में अगर एक क्वेश्चन आता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो ये किस टाइप के क्वेश्चन का एग्जांपल है। अंडरस्टैंडिंग है क्या, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे क्या फॉर्मूला पूछ के, नहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं चेक करते, स्किल भी नहीं चेक करते और एप्लीकेशन भी नहीं, नॉलेज चेक किया जाता है कि बच्चे को उस चीज़ का नॉलेज है या नहीं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मेनली किस चीज़ पर फोकस किया जाता है, नॉलेज पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 कि ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। CBSE introduced continuous and comprehensive evaluation in response to National Curriculum Framework 2005 in the year। देखिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कब आया था, 2005 में आया था। तो CBSE ने CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन NCF 2005 के रिस्पॉन्स में CCE जब इंट्रोड्यूस किया तो कौन से ईयर में किया था, फिर 2010 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज के पेपर का। डेल्मा अ क्लास सेकेंड स्टूडेंट हैज़ सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन सब्सट्रैक्शन इन द फॉलोइंग वे। क्लास सेकेंड की एक स्टूडेंट है डेल्मा है जिनका नाम, उन्होंने क्या किया सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम को किस तरीके से किया है। देखिए
उनको 64 में से 47 को माइनस करने के लिए कहा गया, तो उनको 4 में से 7 माइनस करना नहीं आया, तो उन्होंने 7 में से 4 माइनस करके यहाँ पर 3 लिख दिए, और 6 में से 4 माइनस करके 2 लिख दिए। तो उन्होंने क्या किया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग डेल्मा सब्सट्रैक्शन प्रोसेस। इन चारों में से हमको बताना है कि डेल्मा ने जिस तरीके से सब्सट्रैक्शन किया है तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, उनका वजह, रीज़न उसकी। डेल्मा कमिटेड अ केयरलेस मिस्टेक करे कि उन्होंने नहीं, सेकंड क्लास की बच्ची है। तो डेल्मा नोज हाउ टू सब्सट्रैक्ट, डेल्मा को मालूम है क्या सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, नहीं, अगर मालूम होता तो वो करेक्ट किए होते थे, ये भी गलत। डेल्मा इज सब्सट्रैक्टिंग द बिगर डिजिट फ्रॉम द स्मॉलर डिजिट, ये बात बोल सकते हैं हम, सही है कि डेल्मा क्या कर रही है, बड़े हिस्से में से छोटे हिस्से को माइनस कर रही है सिंपली। डेल्मा शुड बी गिवन सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टू प्रैक्टिस, डेल्मा को क्वेश्चन देने हैं कि प्रैक्टिस करने के लिए, उन्होंने गलत आंसर किया है तो नहीं, प्राइमरी लेवल पर ड्रिल और प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करानी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, कि वो उन्होंने बड़े हिस्से में से छोटे हिस्से को माइनस कर रहे हैं। हो गया पेपर सोल्यूशन पूरा कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आपको सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में जो बेल आइकन होता है ना उसको भी प्रेस कीजिए, उसके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हम जब भी नेक्स्ट कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर सोल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।